क्वेश्चन नंबर 8 to 15 हमने देखे थे 2013 में मेंस GS1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कुल मिला के 25 क्वेश्चन आए थे, हमने 15 तक कंप्लीट किया था। 15 क्वेश्चन कौन सा था? सोशल प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से सामाजिक परेशानियां क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 आया है, लिखिए। मेल मेंबरशिप इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठनों में पुरुष सदस्यता। मेल मेंबरशिप इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठनों में पुरुष सदस्यता। क्वेश्चन ये था कि ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाती हैं, तो अनबायस्ड बनाने के लिए क्या उस संस्था में पुरुष का होना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, मतलब पूरा सोशल एंगल में लिया। GS1 में सोशल आता ही है। ठीक है, समाज के क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या लिखना चाहिए, लिख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड सोलली, संस्था यदि केवल महिला संभाले। ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड सोलली बाय वुमेन, संस्था केवल महिलाएं संभाले। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, तो राय के झगड़े हो सकते हैं। महिलाएं है ना। दो चीजें समझ लो, एक होता है इमोशनल फूल और एक होता है रैशनल फूल। तार्किक रूप से मूर्ख पुरुष होता है, भावनात्मक या इमोशनल रूप से फूल कौन होता है? औरतें, महिलाएं। हैं दोनों फूल लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। जैसे किसी भी आदमी को उसकी अगर रैशनल फूल अगर पता लगाना है कि वो हर व्यक्ति होता है, तो आदमी को बस बोल दो कि ये काम था, फिर बाद में मना कर दो, चलो तुम मत करना। आदमी देखना कैसा हिचकिचा जाएगा कि क्यों नहीं करना, ये तो बताओ प्लीज़। ऐसा होता है। ठीक है, विमेंस जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? इमोशनल फूल होती हैं। इमोशनली किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी इमोशनल फूल नहीं होता, आदमी भी होते हैं और दोनों में सेम क्वालिटी होती है, लेकिन पुरुषों में रैशनल फूल की क्वालिटी ज़्यादा होती है और महिलाओं में इमोशनल फूल की क्वालिटी ज़्यादा होती है। क्वालिटी क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्वालिटी नहीं है ये। तो ये आप ऐसे शुरू कर सकते हो रैशनैलिटी से बात करके, रैशनल, इरैशनल, इमोशनल फूल या रैशनल फूल, ये लिख सकते हो। और क्या हो सकता है? मिसयूज ऑफ लॉ, कानून का दुरुपयोग हो सकता है। जेंडर बायसनेस, लैंगिक झुकाव, जेंडर बायसनेस। ठीक है, क्या जरूरी है कि महिला पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे? वो भी जरूरी नहीं है। तो लिख लो पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? भारत समाज पितृसत्तात्मक है या महिला? पितृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक सत्ता लिख लीजिए। पैट्रियार्की, पैट्रियार्किकल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद क्या सारे आदमी पितृसत्तात्मक ही रहते हैं? महिलाओं का भी समर्थन करते हैं। तो लिख लीजिए मैनी मैन सपोर्ट वुमेन ऑल्सो, कई पुरुष महिलाओं का समर्थन भी करते हैं। मैनी मैन सपोर्ट वुमेन ऑल्सो। हम बस ये चाह रहे हैं कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में किसको लाना है? मैन को। तो किस तरीके से लाया जा सकता है, उसकी सोच क्या क्या रहेगी उसके पीछे की? तो ये सोच है ना कि पुरुष भी क्या करते हैं, महिलाओं की हर मदद कर सकते हैं। ठीक है, वीकर पोजीशन ऑफ वुमन, महिलाओं की कमजोर स्थिति। ये सब वर्ड्स हैं, इनके आसपास ही बनेगा सब कुछ आंसर। ठीक है, और क्या हो सकता है? पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट, संस्था का लक्ष्य मजबूत रहे। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट, संस्था का लक्ष्य मजबूत रहे।
अब इस क्वेश्चन पे पूरा डिक्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपको अपनी खुद की सोच लगानी पड़ेगी, सामाजिक है, सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए कि क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17। वैश्वीकरण का बूढ़ों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एल्डर पीपल। वैश्वीकरण का बूढ़ों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एल्डर पीपल। सब 200 वर्ड्स के हैं और 10 नंबर के हैं। ठीक है, क्या बताओगे? ग्लोबलाइजेशन आया जिससे समाज बदला, बदलाव कैसे आए? अच्छे और बुरे दोनों आए, ये लिख सकते हो। स्टार्टिंग ऐसे करनी पड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन आया, चेंज इन सोसाइटी, समाज बदला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक। एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, दवाइयाँ अच्छी हुई। मोर सर्विसेज, ज़्यादा सेवाएं आई। मोर सोशल सिक्योरिटी, ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा आई। मोर सोशल सिक्योरिटी, ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा आई। अच्छी अच्छी चीज़ें हुई ना बूढ़े लोगों के लिए, मेडिसिन आ गई, सुरक्षा मिल गई, और क्या आया? कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, फ़ोन वोन आ गए बूढ़े लोगों के पास में, कम्युनिकेशन। ठीक है, और क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी है ना। ग्लोबलाइजेशन से देखो 1991 में हम क्या कमाते थे और आज क्या कमाते हैं। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, तो वो बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का स्तर बढ़ा। ठीक है, ये अच्छी अच्छी बातें हो गई। ग्लोबलाइजेशन से बूढ़ों को ये फायदा हुआ, नुकसान भी तो होंगे। क्या नुकसान हो सकते हैं? खत्म हो गई। तो इसमें आप लिख लो, ओल्ड पीपल बिकेम वल्नरेबल ग्रुप्स, बूढ़े लोग सुभेद्य बन गए। ओल्ड पीपल बिकेम वल्नरेबल ग्रुप, सुभेद्य बन गए। हमारे कानून बनाने वालों ने क्या किया? उनके लिए स्पेशली बहुत सारी सर्विसेज दे रखी है ना, जैसे योजनाएं बूढ़ों के लिए, जैसे पेंशन्स, जैसे रेलवे का टिकट लेने जाएंगे तो बूढ़ों की टिकट कम लगेगी, वो सब चीज़ें। तो ये सब अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ पॉलिसी मेकर्स ने उनको क्या डाल दिया हमेशा के लिए कि ये तो प्रिविलेज्ड हैं पूरी तरीके से। ठीक है, बड़ा बुरा हुआ इनके साथ में, इसलिए उनके साथ ऐसा करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपको बताया परिवार बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे, माता पिता को कोई रखता नहीं है, ओल्ड होम, ओल्ड एज होम। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम। फर्क क्या है तो अनाथ ही एक तरीके से। ठीक है, और क्या? न्यूक्लियर फैमिली, छोटे परिवार। इन्फ्लेशन, उनकी बचत कौन खा जाता है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। बूढ़े लोगों से क्या सीखने को मिलता है? मरना। मोरल एंड वैल्यूज, उसकी कमी। ठीक है, नैतिकता की कमी आ जाती है, बच्चे बूढ़ों से मिल नहीं पाते हैं तो। और क्या हुआ? जब मिल नहीं पा रहे हैं तो क्राइम महिलाओं के साथ भी बढ़ रहे हैं और बूढ़े लोगों के साथ भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो एल्डरली क्राइम्स, अपराध, बूढ़े नहीं कर रहे हैं अपराध, ठीक है, उनके साथ अपराध हो रहा है कई बार, जैसे स्कैम हो जाते हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो चीज़ें। ठीक है, आखिरी में लिख देना, गवर्नमेंट शुड फ्रेम पॉलिसी, सरकार को नीति बनानी चाहिए। क्या नीति बनानी चाहिए वो सरकार जाने, ठीक है, खुद मत लिखने बैठ जाना। गवर्नमेंट शुड मेक पॉलिसीज, बस इतना। 18th क्वेश्चन, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, पृथक राज्यों की मांग। रीजनलिज्म, सेपरेट स्टेट, पृथकवाद, पृथकवाद नहीं, क्षेत्रवाद लिखना, क्षेत्रवाद, और क्या उससे अलग राज्यों की मांग।
तो ये भी काफ़ी पोटेंशियल है इसमें लिखने का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि लिख लो, लोगों की इच्छाएं होती हैं, किसी एक कल्चर के लोग, किसी एक संस्कृति के लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग या एक धर्म जैसे लोग क्या चाहते हैं, अपने पास एक पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पावर उनको मिलती नहीं है उनके एरिया में, तो वो क्या डिमांड करते हैं, रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म सबसे पहले होता है, क्षेत्रवाद। जैसे हम मालवा के लोग हैं, कल को मालवा के लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने बात नहीं मानी, तो मालवा के लोग क्या बोलेंगे, स्टेट दो, अलग से एक राज्य दो। तो रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद इस तरीके से क्या बनवा देता है, कई बार राज्य बना देता है। और यही राज्य सबसे पहला कौन सा बना, आंध्र प्रदेश 1952 में। उसके बाद फिर बहुत सारी डिमांड्स आई, और उसके बाद भी आंध्र प्रदेश पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद उसके भी टुकड़े हुए और फिर क्या बना, तेलंगाना। तो क्या केवल इसी वजह से राज्य बनते हैं, ये जाति धर्म भाषा के आधार पे? नहीं, इसके अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की वजह से भी बन सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, यूपी का एक हिस्सा, बिहार का एक हिस्सा बहुत बैकवर्ड था, तो बैकवर्ड थे इसलिए उनको क्या चाहिए था, अलग से एक स्टेट, क्योंकि वहाँ की सरकारें उस इलाके पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया और उत्तराखंड बन गया। तो ये भी हो सकता है। लिख लो कैसे क्या लिखना पड़ेगा आपको। डिजायर ऑफ पीपल टू हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्पेस, लोगों की इच्छा कि उन्हें राजनीति और आर्थिक शक्ति मिले। डिजायर ऑफ पीपल टू हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेस, लोगों की इच्छा कि उन्हें राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मिले। ठीक है, फिर क्या बताओगे, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, वास्ट कंट्री, डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी है, भाषाएं हैं, ये है वो है, लोग सब अलग अलग हैं। तो बीच में थोड़ा सा टाइम पास करना ठीक है, वर्ड्स लिमिट में अगर नहीं आ रहे हैं तो। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, टाइम टू टाइम लोगों की एस्पिरेशन बढ़ती हैं, आकांक्षाएं, ये शब्द बहुत ज़रूरी है, लोगों की आकांक्षाओं का बढ़ना, टाइम टू टाइम एस्पिरेशंस, लोगों का आकांक्षाओं का बढ़ना। आकांक्षाएं बढ़ती तो क्या होता है, आंदोलन, मूवमेंट। आंदोलन होता है तो कई बार आंदोलन कैसे हो जाता है, वायलेंट। ओके, और कई बार इन सब की वजह से क्या हो जाता है, नए राज्य बन जाते हैं, न्यू स्टेट्स। ठीक है, जैसे आप किसी एजुकेशन को इम्पोज नहीं कर सकते। हिंदी भाषा अगर एमपी में है तो वो भाषा उत्तर भारत की है, आप क्या दक्षिण भारत में थोप पाओगे, नहीं, तो वहाँ के लोग रीजनली अलग रहेंगे। तो ये भी लिख सकते हो। ठीक, उसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश की बात करो। आंध्र प्रदेश कब बना, 1952 में। क्यों बना, क्योंकि उनको अपना भाषा के अनुसार अलग से स्टेट चाहिए था, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी, मिक्स हो जाती थी दक्षिण भारत की भाषाएं, उनको समझ में नहीं आता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन अलग से चाहिए था, इसलिए अलग से राज्य चाहिए था, इसलिए अलग से सरकार बनी और अलग से राज्य के टुकड़े किए गए। ठीक है, वो चलते चलते टुकड़े कंटिन्यू कहाँ तक करोगे, तेलंगाना तक। बीच में 3 टुकड़े और बताओगे, सन 2000 में 3 राज्य बने थे, सन 2000 में एमपी से झारखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और यूपी से उत्तराखंड। तो ये किस हिसाब से बने थे, लैंग्वेज के हिसाब से नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से बने थे। स्टेट के अलावा और ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो क्या होता है, अलग से देश चाहिए। ठीक है, जिसको आप सेपरेटिस्ट बोल सकते हो, पृथकतावादी। तो सेपरेटिस्ट में भी कुछ चलता है इंडिया में, खालिस्तान। ठीक है, तो उसके बारे में बताइए। अगर ज़्यादा वॉयलेंट हो जाए तो वो खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। पंजाब को अलग से देश बना दो तो क्या हो गया, वो खालिस्तान जैसा मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले एक और मूवमेंट हुआ था, तेलुगु या तमिल लोग भी अपना एक देश चाहते थे। ठीक है, द्रविडियन, तो वो भी एक मूवमेंट चला था, लेकिन वो बाद में ख़त्म हो गया था। उसके बाद में आप आखिरी में क्या बताओगे, आज भी फिलहाल कौन कौन से क्षेत्र अपने अपने राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी एक अलग राज्य बनने की मांग चल रही है, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में कौन आ गया, थोड़ा राजस्थान, थोड़ा सा यूपी और पूरा एमपी, पूरा नहीं, आधा ऊपर का एमपी। तो और क्या हो सकता है, महाराष्ट्र को देखो तो विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ हो जाता है। ठीक है, उड़ीसा में देखो तो कौशल, उड़ीसा में कौशल वो चाह रहे हैं। ठीक है,
कर्नाटक में कोडागू, कोडागू KODAGU, कोडागू। कर्नाटक को तोड़ दो और अलग से एक कोडागू राज्य बनाओ। आसाम में बोडोलैंड, हालांकि वो नहीं होगा अब, क्योंकि 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनको वो दे रखा है ना, स्वायत्तता क्षेत्र बना रखा है, उनके ऑटोनॉमस रीजन बना रखे हैं, तो वो उसको नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, यूपी में पूर्वांचल, ठीक है, मिर्ज़ापुर, गद्दी, तो पूर्वांचल वाला क्षेत्र अलग से यूपी से कट के बने, ये चाहते हैं। ठीक है, एक होता है हरित प्रदेश, यूपी से एक और काटो तो हरित प्रदेश बनाओ, तो ये पूर्वांचल, हरित प्रदेश, यूपी को तो काटना भी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है। फिर और क्या हो सकता है, गोरखा लैंड, गोरखा भूमि, ये पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग वगैरह का एरिया है उससे तोड़ ताड़ के, गोरखा लैंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बंगाल के क्षेत्र से गोरखा लैंड, या जो भी फुट हिल्स हिमालय के जो भी हैं वहाँ पे गोरखा लोग रहते हैं, उनसे बने। तो ये सब बता सकते हो, सफिशिएंट हो जाएगा इसमें तो। ठीक है, अगला 19 क्वेश्चन। 19 में 2 क्वेश्चन आए थे, ए और बी दोनों करने थे। ए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या होता है? महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? वो पृथ्वी अभी जैसी दिखती वैसी थी क्या हमेशा से? नहीं, पहले पेंजिया था, फिर वो लॉरेशिया और गोंडवाना बना, फिर वो टूटते 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 7 कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, तो बस वैसा समझाना है। एल्फ्रेड वेगनर करके सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1912 में। तो 1912 एल्फ्रेड वेगनर, 1912 एल्फ्रेड वेगनर, क्या बोला था उन्होंने? तो पहले लिख लो, सबसे पहले क्या था? पेंजिया, सारे के सारे द्वीप एक ही जमीन थी, तो एक पेंजिया होता था। ठीक है, तो एक जमीन थी तो एक समुद्र होगा, तो समुद्र को पैंथलासा कहते थे। ठीक है, तो पैंथलासा एक समुद्र होता था और एक जमीन होती थी पेंजिया। उसके बाद उसके टुकड़े हो गए, तो 2 जमीन बन गई, एक हो गई ऊपर की तरफ लॉरेशिया और नीचे की तरफ गोंडवाना। ठीक है, ऊपर हो गई लॉरेशिया, नीचे हो गई गोंडवाना। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद एविडेंस बता दीजिए, कैसे पता कि ऐसा हुआ होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंस क्या है कि ऐसा हुआ होगा? तो एविडेंस डिस्कस किए थे हमने, जैसे अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को देखो तो वो कैसे दिखते हैं? थोड़े से टूटे, एक दूसरे से अलग हुए दिखते हैं। साउथ अमेरिका का शेप और अफ्रीका का शेप जुड़ता हुआ दिखता है। उसके अलावा गोंडवाना की ज़मीन इंडिया में है, लेकिन गोंडवाना की अधिकतम ज़मीन कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में, मेडागास्कर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वो सब गोंडवाना लैंड है। लेकिन एक ही इंडिया, क्योंकि साउथ से कहाँ चला गया था? ऊपर की तरफ आ गया था और यूरेशिया से टकराया था, तो वो बता सकते हो, वो भी लिख लो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो बताने लायक हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? फॉसिल एविडेंस, ऐसे जानवरों के अवशेष मिले हैं जो भारत में और गोंडवाना की दूसरी ज़मीन पे हैं। जैसे कि ब्राज़ील में एक छिपकली थी, उसी छिपकली के सेम टू सेम अवशेष अफ्रीका में भी मिले। तो अब उस छिपकली को तैरना तो आता नहीं था, दैट मीन्स कि बहुत समय पहले वो सब एक ही थे, एक ही जगह पर थे। छिपकला था जो भी था, वो एक जैसा ही था जो भी था। ठीक है, कंपैरिजन कर लीजिएगा मैडागास्कर और इंडिया की ज़मीन का, कि वो भी लगभग सेम थे, यानी सब कुछ एक टाइम पे जुड़ा हुआ था। बस इसको डिस्कस करना रहेगा और बताना रहेगा कि ये लगातार टूटते चले गए। और ये टूटने का काम कब शुरू हुआ? एक ही डेट याद रखना, 225 मिलियन, 225 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, पेंजिया से 2 टुकड़े, 2 से हज़ारों टुकड़े, ये सारे काम शुरू हुए थे 225 मिलियन ईयर्स अगो। मालूम है ज़्यादा क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि ये था 5 नंबर का 100 शब्द, इतना काफ़ी है। 100 शब्द लिखने थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था। फिर 19 का दूसरा क्वेश्चन आया, साइक्लोन्स, चक्रवात। पूरा समझा रखा है मैंने साइक्लोन कैसे बनते हैं। ठीक है, एक साइक्लोन होता है, एक एंटी साइक्लोन होता है। साइक्लोन को बीच में क्या चाहिए?
लो प्रेशर चाहिए, एंटी साइक्लोन को क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर से हवा ऊपर जाती है, बाकी की हवा चारों तरफ से नीचे आती है, और फिर पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल होता है उसकी वजह से हर हवा किस तरफ मुड़ती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ेगी, राइट की तरफ, सदर्न में लेफ्ट की तरफ। तो उस तरीके से फिर वो पूरे भंवर बनते हैं। क्वेश्चन में ये भी जोड़ा गया था, 5 नंबर का ही था, छोटा सा क्वेश्चन में ये जोड़ा गया था कि हाल ही में कोई तूफान आया है फालिन, 2013 में आया था फालिन तूफान, तो इसके नाम ऐसा क्यों है, तो पता होना चाहिए। WMO है करके कुछ होता है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये WMO क्या करता है, नाम सिलेक्ट करता है। नाम क्या होते हैं, या तो लड़की का नाम होता है या लड़के का नाम होता है। ठीक है, एक आया था ना कैटरीना, इंडिया में चक्रवात आया था, तो क्यों ऐसा किया जाता है, इतना एफर्ट क्यों लगाया जाता है कि पहली चीज़ तो ये कि न्यूज़ जब बोली जाए कि तूफान आ रहा है तो आसान रहे। ठीक है, इसलिए अजीबो गरीब नाम नहीं रखते हैं, इसलिए किसी इंसान का, पुरुष या महिला का नाम रखा जाता है। और हर देश जहाँ जहाँ तूफान आते हैं वहाँ पर क्या बोला जाता है उनको कि आप अपनी तरफ से नाम दो, उसकी लिस्ट बन जाती है, और फिर एक के बाद जो भी तूफान आएंगे अलग अलग तूफान को वो नाम अटैच हो जाएगा, ये होता है। और क्या 10% जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं विश्व में, वो कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, ये पता होना चाहिए। 10% ऑफ साइक्लोन्स हैपन इन इंडिया, 10% चक्रवात दुनिया के भारत में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं तो भैया लिख दो, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में, ये ज़्यादातर ईस्टर्न कोस्ट में आएंगे, तो बस वो कॉमन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है, तो क्विक रिस्पांस हो जाता है, न्यूज़ एंकर्स को पता लग जाता है, लोगों को समझाने में आसान रहता है कि कैटरीना आ रहा है तो उसकी तरफ नहीं भागना है, उससे दूर भागना है, तो ये फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, ये इतना कुछ रहता है। वार्निंग वगैरह देने में आसानी रहती है, वार्निंग वगैरह शब्द लिख लेना, चेतावनी चक्रवात जब लिख रहे हो तो चेतावनी तो लिखनी ही पड़ेगी। शब्दों का यूज़ बहुत सही होना चाहिए, इसलिए मैं शब्द ही लिखवा रहा हूँ, बाकी आपको अरेंज करना पड़ेगा इसी के आसपास। फिर अगला क्वेश्चन था 20 नंबर का, इसमें भी 2 सेक्शन थे। इसमें पहला क्वेश्चन था जो मैंने अभी थोड़े ही दिनों पहले पढ़ाया था, हीट आइलैंड क्या होते हैं, याद आ रहा है? हाँ, यस, हीट आइलैंड, गर्म द्वीप। ऐसे बड़े बड़े शहर जो अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से, सीमेंट की वजह से, रोड्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा और कम एल्बिडो इफेक्ट की वजह से, एल्बिडो इफेक्ट बहुत ज़रूरी है, एल्बिडो प्रभाव, एल्बिडो इफेक्ट समझ जाते हो ना? एल्बिडो इफेक्ट सबसे अच्छा कौन करता है? बादल। बादल सफ़ेद होते हैं तो गर्मी टकरा कर चली जाती है, लेकिन शहरों में सड़कें काली होती हैं, बिल्डिंग के रंग होते हैं, उससे गर्मी सोख ली जाती है, और वही गर्मी रात को बाहर निकलती है कंक्रीट में से, तो शहर गर्म रहते हैं इसीलिए ज़्यादा, बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के। तो कंपेयर भी करो, बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के, इन स्पाइट ऑफ रूरल एरियाज़। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर कर करके अब आपको बता रखा ना हीट आइलैंड क्या होता है, लोगों को नहीं पता, तो जिनको उस वक्त नहीं पता होगा उन्होंने क्या लिखा होगा, हीट आइलैंड क्या होता है, लक्षद्वीप अंडमान में बहुत गर्मी पड़ती है तो शायद इनको हीट आइलैंड कहते होंगे। क्लियर हो गया? इसमें सब डाल देना, एयर कंडीशनर डालना, फ्रिज डालना, ठीक है, और जिस चीज से गर्मी पैदा हो सकती है वो सब डालना, दिमाग भी डाल देना, बहुत गर्म रहता है मेरा ठीक है, हाँ वही CFC HFC सब। दूसरा पार्ट था टेम्परेचर इन्वर्जन का, तापमान व्युत्क्रम, टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रम, इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये भी बता रखा है, होता है। घाटी इलाके होते हैं, वैलीज, वहां पे ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, ठंडक नीचे, गर्माहट ऊपर। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा, ठंडक नीचे और उसके ऊपर क्या आ गई, गर्माहट। तो वो ठंडक खत्म नहीं हो पा रही है, ऊपर जा नहीं पा रही है, ठीक है, और गर्म हवा नीचे नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं, घाटी है, तो गर्माहट नीचे नहीं आ रही है और ऊपर केवल गर्माहट बनी हुई है, जिसकी वजह से फॉग बन जाता है, नीचे धुंध आ जाती है।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। आप बस ये समझ लो नॉर्मल क्या होना चाहिए, नीचे ठंडक होती है ऊपर गर्मी होती है, ये इन्वर्ट होता है, ठीक उल्टा रहता है। ठीक है, तो इसको खुद सर्च करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बेसिक समझा दिया आपको। घाटी का होना ज़रूरी है, तापमान का उल्टा होना ज़रूरी है, इसकी वजह से धुंध वगैरह छा जाती है, बहुत मुश्किल होती है देखने में। इसीलिए लोग जो रहते हैं वो पहाड़ों के ऊपर की तरफ रहते हैं, घाटियों में। घाटियों के नीचे रहते हैं क्या लोग? ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यार बस, चलो अगला लिख लो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 21 क्वेश्चन था और ये था 10 नंबर के लिए। इसके पहले सब जो थे ना वो 5-5 नंबर के थे, ये जो था 10 नंबर के लिए था। इसमें पूछा गया था कि उत्तरी हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी गर्म रेगिस्तान है वो 20 से 30 डिग्री के आसपास क्यों रहते हैं? समझो।